हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर जो सिंपल क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस के लिए हो या पीवाईक्यूज हो, उनको सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम आगे थ्योरी की बात करेंगे, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है, और साथ में इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ेंगे। आओ देखें तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने थर्ड पोस्टुलेट्स में बात किया था कि अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी ना तो एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब तभी करता है जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है। और एमिट कब होगा फोटोन, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज तब होगी जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो देखो वहां पर लिख दिया गया है, अकॉर्डिंग टू बोहर, when an atom makes a transition from a higher energy state to a lower energy level, it emits a photon with energy equal to the energy difference between the initial and final levels। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ऐसे लगाओ, मान लो ये पहला है कोई एनर्जी लेवल इनिशियल और ये कोई फाइनल एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये n इनिशियल है और ये n फाइनल एनर्जी लेवल है, ठीक। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है और यहां से यहां आना चाहता है इस वाले एनर्जी लेवल पर। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां से फोटोन भी निकलेगा, यहां से एक फोटोन भी एमिट होगा, तो यहां पर फोटोन निकलेगा, फोटोन। और इसकी अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो क्या बोलेंगे, डेल्टा ई जो लिखा जाएगा वो होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल टू में hc बाई लैम्डा से इसकी वेवलेंथ लिखी जाया करेगी, ठीक है। तो कोई फाइनल एनर्जी स्टेट है उससे इनिशियल एनर्जी स्टेट में आता है, तो हायर से जब लोअर में आएगा तो यहां से एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी। उस फोटोन की वेवलेंथ लिखेंगे ई फाइनल माइनस इनिशियल hc बाई लैम्डा से। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो एक और फार्मूला देखा था हम लोगों ने, याद होगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में यहां पर r इंटू में जेड स्क्वायर, यहां पर लिखा गया था 1 बाई एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ का स्क्वायर। ऐसा एक फार्मूला था जो ये बताता था एक एनर्जी स्टेट से जब दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब फोटोन की जो वेवलेंथ लिखी जाएगी वो इस फार्मूले से लिखी जाती। तो अगर आपको एनर्जी पता है तो इस डायरेक्ट फार्मूले से जा सकते हैं आप, अगर एनर्जी नहीं पता है तो आप इस फार्मूले से भी जा सकते हैं। जेड क्या है तो एटॉमिक नंबर होगा और आर क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक। 1 बाई लैम्डा में लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और एमिटेड, ठीक। इसको और भी अच्छे से डिटेल से समझा जा सकता है कि ये जो डी एक्साइटेशन होगा इससे कौन कौन से एनर्जी स्टेट में आएंगे अगर इलेक्ट्रॉन, तो उनको कुछ स्पेसिफिक सीरीज बोली जाती हैं, वो आओ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि यहां पर एक न्यूक्लियस दिया है ऐसा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया। फिर ये देखो पहला एनर्जी स्टेट हो गया, दूसरा एनर्जी स्टेट हो गया, तीसरा एनर्जी स्टेट हो गया, फिर ये देखो चौथा एनर्जी स्टेट हो गया, फिर पांचवा एनर्जी स्टेट बना दो, फिफ्थ एनर्जी स्टेट है ये, ठीक है, फिफ्थ एनर्जी स्टेट हो गया। और बना दो एक और एनर्जी स्टेट हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, ठीक है। इसी तरह से कई सारे एनर्जी स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है। चाहो तो और भी बना सकते हो, बस उसकी कोई नीड नहीं है, बनाना चाहो तो एक और बना दो। चलो एक और एनर्जी स्टेट बन गया, ठीक, एनर्जी स्टेट्स बन गए। अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो किससे किस में आ सकता है। तो यहां पर देखो ये n इज इक्वल टू में क्या है, 1 है, ठीक है, और ये n इज इक्वल टू में 2 है, n इज इक्वल टू में यहां 3 है, n इज इक्वल टू में 4 है, n इज इक्वल टू में 5 है, n इज इक्वल टू में 6 है, n इज इक्वल टू में 7 है और n इज इक्वल टू में 8 है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी भी एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में। सपोज ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है, हम बना देते हैं अलग से, इधर से इस वाले से इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। 8 से 1 में जा सकता है, 7 से 1 में जा सकता है, ठीक है, और 7 से 1 में जाएगा, 6 से भी तो जा सकता है, 5th से भी जा सकता है, इस वाले से भी तो जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इस वाले से भी जा सकता है, ऐसा बना दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी एनर्जी स्टेट से एनर्जी n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एरो इस साइड लगा सकते हैं हम, इस तरफ जा रहा है। तो यहां से देखो n इज इक्वल टू 8 से 1 में गया, n इज इक्वल टू 7 से, 6 से, 5th से, 3rd से, 4th से, 2 से 1 में गया, ठीक है। और कुछ हो सकता, हाँ सेकंड में भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो मान लीजिए कि ये सेकंड में जा रहा है इस बार, तो ये मान लीजिए सेकंड में गया, यहां से देखो, यहां से यहां आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां आ सकता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां आ सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां आ सकता है, फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां पहुंच सकता है और इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां पहुंच सकता है। तो व्हाइट वाली लाइन जो बनाई गई ये बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से 2 में आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट इसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है, जहां पर ये आना चाहता है। अब अगर मान लो किसी और की बात करें तो 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5th में भी आ सकता है। तो मान लीजिए कि अब यह आ रहा है 3rd में, तो यहां से चलता है 3rd में आता है, ठीक है, यहां से चलता है 3rd में आता है, यहां से चल करके 3rd में आता है, यहां से चल करके 3rd में आता है, और फिर यहां से चल के 3rd में आता है। क्या और किसी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 4th में आ सकता है। तो मान लीजिए यहां से चल के 4th में आया, फिर यहां से चल के 4th में आया, यहां से 4th में आया, फाइनली यहां से चल करके भी 4th में आ सकता है, और यहां से चल करके भी 4th में आ सकता है। 5th में आ सकता है तो 5th में भी आ सकता है, तो 5th में ऐसे आएगा, तो ये 4 है, 5th में आएगा, तो यहां से मान लीजिए यहां आया, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ये हो गए। तो देखो n इज इक्वल टू 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4th में आए, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो बन रही हैं इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। वो क्या नाम होते हैं, आओ देखो। पहला नाम क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में फ्रॉम n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन अगर हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लगा करके 1 में आ रहे हैं अगर ये, तो यहां पर जो सीरीज बनती है इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बोला जाता है, ये लाइमन सीरीज होती है। और इस लाइमन सीरीज के लिए अगर फार्मूला लिखोगे, ये फार्मूला जो ये लिखा गया है, तो क्या होगा, ये ni मतलब जहां आ रहे हैं वो तो 1 हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में r इंटू में जेड स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा 1 बाई एन एफ का स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसा होगा। एन एफ कहां से शुरू होगा, तो बताएंगे एन एफ शुरू होगा 2 से, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से लगातार चलता जाएगा। तो ये हो गया लाइमन। बामर है होता है एक, वो क्या होता है फिर, तो बी पॉइंट अगर लिखें तो लिख सकते हैं फ्रॉम n इज इक्वल टू में 3, 4,
5 6 एंड सो ऑन से 2n इज इक्वल टू में 2 में अगर ट्रांजिशन करता है, किसी से भी दूसरे में आए, तो यहां पर जो सीरीज मिलती है इसको बोला जाता है बाउमर सीरीज। बाउमर सीरीज बोला जाता है। बाउमर सीरीज के लिए अगर फार्मूला लिखना हो लैम्डा का, तो बोलेंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में r इंटू में जेड स्क्वायर, यहां पर लिखा जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां 2 में आ रहा है, माइनस यहां पर 1 बाई एन एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। सबके लिए फार्मूला लिख सकते हो। इसमें अगर बात करें कि एन फाइनल क्या होगा, तो एन फाइनल की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, एन फाइनल की वैल्यू, तो एन फाइनल कहां है, 2 में आ रहा है तो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 6 से एंड सो ऑन, ये आ सकता है यहां पर। तो इस तरह से हम एन फाइनल की वैल्यू लिख सकते हैं। तो एन फाइनल 2 3 4 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता रहेगा। फिर क्या है, और भी है, हाँ है, देखो ये है, ये कहां एन इज इक्वल टू 3 में आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है पाश्चन, एक मिनट, पाश्चन सीरीज। और इस वाले को क्या बोला जाता है, इस वाले को बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और इस लास्ट वाले को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फुंड सीरीज, फुंड सीरीज। ठीक है, पी साइलेंट होता है इसमें। फुंड सीरीज ये हो गई, ब्रैकेट ये हो गई, पाश्चन ये हो गई, बाउमर ये हो गई, पाश्चन और लाइमन ये हो गई। तो लाइमन, बाउमर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और भी होती हैं, बट वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, वो आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सीरीज हो गई, तो 2 को हम लोगों ने लिख लिया। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड की बात करोगे तो सी पॉइंट डाल के लिख देते हैं हम, ये होगा लाइमन, बाउमन, तो यहां पर लिख दो पाश्चन, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज कब आती है, तो पाश्चन सीरीज आती है एन फाइनल की वैल्यू कहां से हो, तो ये हो 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और आना कहां है, आना है n इज इक्वल टू 3 में। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में आर स्क्वायर इंटू जेड, 1 बाई एन इनिशियल, तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास यहां से एन एफ की वैल्यू भी पता है, एन आई की वैल्यू भी पता है। डी की बात करें तो डी आएगा ब्रैकेट, इसमें कुछ खास नहीं है, फार्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो जस्ट यहां पर फार्मूलों को हम रिकॉल कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो यहां से होगा एन फाइनल आएगा कहां से, 4 से आ सकता है, 4 से तो आ गया, 5 से आएगा, 5 से 6 से 7 से 8 से एंड सो ऑन आएगा कहां, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 में। तो फार्मूला बनेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, बोलो तो 1 बाई यहां पर हो जाएगा एन एफ का स्क्वायर, और एन एफ क्या होगा, उसकी वैल्यू देखो लिखी गई है। लास्ट क्या होता है, तो लास्ट भी लिख दो। तो लास्ट वाले में हम लिख सकते हैं यहां से डी पॉइंट, डी पॉइंट में लिखेंगे फुंड, तो ये हो जाएगा फुंड सीरीज। फुंड सीरीज की अगर बात करोगे तो क्या होगा, एन एफ फाइनल कहां से हो सकता है, तो ये होगा 6 से 7 से 8 से एंड सो ऑन, इनिशियली कहां आएगा, तो 5 में आएगा। तो फार्मूला बनेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में आर, और यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर 1 बाई, यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ का स्क्वायर, ये हो गया वेवलेंथ का फार्मूला। अब इसमें और कौन सी बातें याद रखनी है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही चल रहा है, हाइड्रोजन के लिए बस ये रख देना, फॉर एच एटम, फॉर एच एटम क्या लिखा जाता है, Z इज इक्वल टू में 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो R रहेगा, Z नहीं रहेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी कई सारी चीजें हैं याद रखनी है, कभी कभी लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछी जाती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको एक बार दोबारा से आओ बना के बताते हैं। मान लो हमने ये इस तरह से लोअर एनर्जी स्टेट बनाई, ठीक है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, इसके ऊपर यहां पर ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं, ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं,
ये यहां पर है और पास में ले आओ, और भी पास में ले आओ, और भी पास में ले आओ, ऐसा। ठीक है, फाइनली एक इंफिनिटी वाला भी बना दो, ये इंफिनिटी वाला भी बन गया। ठीक है, या इसको ना बनाना हो ना बनाओ, ऐसे लिख दो n इज इक्वल टू में ये क्या है, इंफिनिटी है, और यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू में 2, n इज इक्वल टू में 3, n इज इक्वल टू में 4, n इज इक्वल टू में 5, n इज इक्वल टू में 6, 7, 8 हो गए। इनकी एनर्जी भी बताई थी, याद रखनी है आपको, क्या क्या एनर्जी होती है। तो इसकी एनर्जी होती है E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर E2 लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर E4 अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 हो गया, E5 इज इक्वल टू माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये N इज इक्वल टू में आ जाएगा, नहीं VE होता है एनर्जी। E6 की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से लगातार एनर्जी चलती रहती है। ठीक है, तो आपको उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आपको 4 या 5 तक याद रखना होगा। ये गैप हमने ऐसा क्यों रखा, तो देखो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है सबसे ज्यादा होता है, पहले भी डिस्कस किया है, कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बाकी इसके अलावा अगर दो के बीच में गैप देखोगे तो इतना गैप नहीं होता। ठीक, तो ये हो गए एनर्जी स्टेट्स, इस तरह से लिखे जाते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खास बातें ये होती हैं कि लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, इस तरह की कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे फार्मूला पढ़ा कि लिखा जाता है E फाइनल माइनस E इनिशियल, वो क्या लिखा जाता है, HC बाय लैम्डा लिखा जाता है, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, जो फोटोन एमिट किया जाएगा उसकी वेवलेंथ है ये। ठीक, तो अगर इसकी वेवलेंथ को हम इस तरह से निकाल रहे हैं तो वेवलेंथ को कभी कभी पूछा जाएगा लैम्डा मैक्सिमम बताओ, कभी पूछा जाएगा लैम्डा मिनिमम बताओ। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम कैसे निकाला जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी का गैप मिनिमम होना चाहिए। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, फर्स्ट सीरीज की हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट सीरीज क्या होगी, तो फर्स्ट सीरीज ये आएगी, किसी से भी किसी में आ जाओ, इसमें से इसमें आ जाओ, मान लो इसमें से इसमें आ गए, यहां से यहां आ गए, देखते जाना, नहीं छूट गया एक, इस वाले से इसमें आ गए, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फाइनली यहां से यहां और यहां से यहां, कुछ इस तरह से हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आए, लाइमन सीरीज बनी। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि लैम्डा मैक्सिमम इस सीरीज का क्या होगा, लैम्डा मिनिमम क्या होगा। तो हमने कहा एनर्जी गैप जिसका यहां पर लिख देते हैं, डेल्टा E की वैल्यू मैक्सिमम लिखना है ना हमें, तो यहां पर डेल्टा E को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, और लैम्डा मिनिमम के लिए डेल्टा E को हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम रखना होगा। अब सुनना ध्यान से, बहुत आसानी से समझ आएंगी चीजें। तो हमने कहा कि हमें लाइमन का मैक्सिमम चाहिए, तो लाइमन का मैक्सिमम कब मिलेगा, तो लाइमन का मैक्सिमम मिलेगा जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कहां से कहां होती है, तो इन दोनों के बीच अगर गैप की बात करें, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से यहां आता है, 2 से 1 में आता है, तो यहां की एनर्जी देखो दे रखी है 3-4 और यहां पर 13.6, इसका मतलब है इनके बीच का जो गैप होगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सही है, लेकिन अगर मान लो यहां से यहां तक का एनर्जी गैप हम पूछ लें कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से n = 1 में आ रहा है, तो यहां पर क्या एनर्जी लिखी जाएगी, तो कहोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी जाएगी। अब सुनना ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीजें। ये ऐसा क्यों लिखा, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल लिखेंगे तो लिखेंगे इंफिनिटी की एनर्जी जो कि होती है 0, और फिर माइनस लगाएंगे माइनस 13.6, तो वो प्लस 13.6 हो जाएगा। ये एनर्जी गैप इतना है, ये एनर्जी गैप इतना है, कौन सा ज्यादा है एनर्जी गैप, ऑब्वियस ये एनर्जी गैप ज्यादा है। तो अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो हम ये बोल सकते हैं लैम्डा जो मैक्सिमम मिलेगा, लैम्डा मैक्सिमम जो मिलेगा वो कहां होगा, एनर्जी जब मिनिमम होगी। तो एनर्जी मिनिमम कहां है, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू में क्या होगा,
n इज इक्वल टू में 2 से n इज इक्वल टू में 1 में आएगा, तो एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी अगर मिनिमम है उस केस में लैम्डा मैक्सिमम होगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू में इंफिनिटी से n इज इक्वल टू में 1 में आएगा, तो एनर्जी मैक्सिमम है, उस केस में लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है एज सच, बस तुम्हें याद रखना चाहिए कि कौन सी वेवलेंथ है जो मैक्सिमम हो सकती है और कौन सी वेवलेंथ है जो मिनिमम हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, लाइमन के लिए हमने बता दिया है, चाहो तो आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा लैम्डा मिनिमम आएगा 9 to 1 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा मैक्सिमम आएगा 12-15 एंगस्ट्रॉम। एक बार चेक भी कर सकते हो इसे। ठीक है, इस तरह निकाला जाएगा। फार्मूला चाहो तो ये लैम्डा का ई का डिफरेंस से लगा सकते हो, नहीं तो चाहो तो ये वाले फार्मूले लगा सकते हो जो यहां पर बताया था लाइमन के लिए। इसमें क्या करना है, एक बार इन्फिनिटी रख दो वैल्यू और एक बार क्या रख दो, 2 रख दो। NF की वैल्यू, Z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए हो ही जाएगी, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ऐसी कुछ वैल्यू बन जाएंगी। इसमें कुछ और बातें बतानी हमें है, आओ देखो। जो यहां पर ये सीरीज बन रही है, इसको आओ दिखा दें, यहां देख लो, इस सीरीज को देखो। इसमें जो ये बामर सीरीज बनती है, इसमें आपको ये याद रखना है, इसकी जो 4 वेवलेंथ होती हैं वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं। विजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, 4000 से 8000 के बीच में 4 वेवलेंथ होती हैं जो लाई करती हैं। उनमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 वेवलेंथ होती हैं जो विजिबल रीजन में होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि लाइमन तो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है, लिखना होगा अपनी नोटबुक में, लिख लो। और बामर कहां मिलता है, विजिबल में। मिनिमम कम से कम 3 विजिबल में मिल जाते हैं। ठीक है, और पार्सन कहां मिलता है, नियर इंफ्रारेड में मिलता है। और ब्रैकेट कहां मिलता है, फार इंफ्रारेड में मिलता है। और फुंड कहां मिलता है, फार इंफ्रारेड में मिलता है। तो कौन सी सीरीज कहां पर मिलती है, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, क्या था, GXUV-IMR, याद होगा ना। तो इसमें क्या था, देखो इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, तो ये सारे के सारे रीजन लाई करते हैं, तो स्पेक्ट्रम इन्हीं के बीच का मिलता है। ठीक, तो ये बाकी के जो बचे होते हैं वो तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देते, लेकिन बामर के जो 4 लैम्डा होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो अब अगर लैम्डा पूछा जाएगा बामर का, तो शुरुआत के जो 4 लैम्डा होते हैं, शुरुआत के 4 लैम्डा का क्या मतलब हुआ, 3 से 2 में आ जाओ, 4 से 2 में आ जाओ, 5 से 2 में आ जाओ, 6 से 2 में आ जाओ। ये 4 लैम्डा ऐसे होते हैं जो विजिबल रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी वेवलेंथ हमें दिखाई देती है। और पढ़ा भी होगा, लाइट हमें दिखाई इसी वजह से देती है, ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से लाइट विजिबल होती। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं गया और वापस से बामर सीरीज में आ रहा है, तो वो वेवलेंथ जो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो क्या होगी, विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके आगे यहां पर बात करते हैं, इधर आओ। यहां पर तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम आपको कैसे निकालना है। अब सबके लिए निकालना और याद रखना नहीं है आपको, जब भी जरूरत पड़े फार्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। ठीक, जिनकी जरूरत है वो यहां पर लिखे गए हैं। कम से कम आप इन सब की जितने यहां लिखे गए हैं उनकी एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एनर्जी का गैप दे दिया जाता है या डायरेक्ट एनर्जी दे दी जाती है, तो डायरेक्ट देख के बता सको ये n इज इक्वल टू दिस, इसकी एनर्जी है। ठीक है, गैप दे दिया जाए तो बता सकते हो n इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस के बीच का एक गैप है। तो उससे क्या पता चलता है, n निकालने में जितना टाइम लगता है वो पहले से ही पता चल जाता है, बाकी कैलकुलेशन हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। यहां से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे लगाना है। ठीक है, बोर्ड के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। तो इसमें ये क्वेश्चन पहला है, वो समझाने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। ब्रैकेट सीरीज कब मिलती है, तो ब्रैकेट सीरीज मिलती है n इज इक्वल टू 4 में आए कोई, तो ni n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट टू मेक ट्रांजिशन टू n इज इक्वल टू 4 लेवल। बात किया, कह रहे डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द सीरीज, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द सीरीज कब आती है, यहां से देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब निकल के आती है जब डेल्टा मिनिमम होता है। और डेल्टा मिनिमम क्या होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहता है उसके ठीक ऊपर वाले से आ जाए, तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। तो बस इसको लगा दो, तो यहां से लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में r, यहां पर 1 बाई 2 4 का स्क्वायर। ठीक है, और -1 बाई किससे आ जाए, 5 से आ जाए, तो यहां पर ये लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होगी। यहां से इसे क्या लिखा जा सकता है, r 1 बाई 16 -1 बाई 25
तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू में 25 इंटू में r। तो यहां से लैम्डा 1/λ मैक्सिमम है ये, लैम्डा मैक्सिमम। तो यहां से लैम्डा मैक्सिमम को क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 16 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई में 9 इंटू में r 1.097 इंटू में 10 टू द पावर +7। क्या बन जाएगा ये, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से वैल्यू आएगी 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइडेड बाई 1.097, ये वैल्यू आ जाएगी 40.51 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -7। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या दिया है, नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर में इसे लिख देना 4051 इंटू में 10 टू द पावर -9, तो ये हो जाएगा 4051 नैनोमीटर। ये हो गया आंसर पहले का। फिर क्या पूछा है, डिटरमाइन द एनर्जी वेवलेंथ that correspond to the transition from NF is equal to 6 to NF is equal to 4। कह रहे हैं 6 से 4 में आ रहा है, बताओ। तो 6 से 4 में आ रहा है तो बता सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। यहां से लगा दो 1/λ इज इक्वल टू में r, किससे आ रहा है, 6 से। किस में आ रहा है, 4 4 का हो गया 16, 6 से आ रहा है 36 हो गया। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू में, तो 16 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय में इधर जाएगा, कितना बचेगा ये 16, 26, 36, 20 बचेगा और यहां पर हो जाएगा r। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, यहां से एक बार चेक कर लो, यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय में 20, ठीक है, और फिर 1.097, तो ये आ जाएगा 26.25 इंटू में 10 टू द पावर -7। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2625 नैनोमीटर आ रहा है। तो 2625 नैनोमीटर कैलकुलेटर से करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, अप्रोक्स ये आ रहा है, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जस्ट फार्मूले अप्लाई कैसे करना है वो यहां से सीख सकते हैं आप, ठीक। अगला भी दिया गया है इसी तरह से, यहां पर आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकाले जाते हैं। तो वैसे यहां पर जो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं या फिर यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसी में और लिख देते हैं नंबर ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइंस, स्पेक्ट्रिकल लाइंस। स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेंगी उनकी क्या लिखी जाती है, इन एमिशन। एमिशन, एमिशन में क्या मिल सकते हैं, तो एमिशन में मिलेगा, इसको NC2 लिखा जाता है। NC2 को लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, n का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, और यहां पर लिखेंगे आप 2 का फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा, n इंटू में n-1 इंटू में n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में यहां पर आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल और यहां पर 2 का फैक्टोरियल। देखिए ये दोनों, एक मिनट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकना। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर वाले को लिखा जा सकता है n-2 का फैक्टोरियल, सही है। ये देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की संख्या हो जाएगी n-1/2 लिखा जाता है, ठीक है। और इनको काउंट भी करना सिखाया था प्रीवियस क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम, याद होगा। नहीं याद है तो बस जस्ट याद रखें NC2। अगर n किसी भी n से अगर वो नीचे आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो उसकी स्पेक्ट्रिकल लाइंस जो होंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस जो होंगी, वो NC2 से लिखी जाती हैं, ठीक। अब आओ बात करते हैं आगे, क्वेश्चन दिया गया उसी के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइट हाइड्रोजन एटम। बहुत अच्छा। टू विच ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टू विच ऑर्बिट इज द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम रेज्ड एंड व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एज इट ड्रॉप्स बैक टू द हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस, इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है। तो किस एनर्जी स्टेट में लेके जाएगा, तो कहोगे 13.6 एनर्जी होती ग्राउंड स्टेट की, और फिर प्लस में अगर बात करें तो यहां पर 12.09 आ जाएगा। तो ये किसकी एनर्जी हो जाएगी, चेक कर लो, देखो कितना आएगा ये, आई थिंक 13.6 माइनस 12.09, ये 1.51 आएगा, तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद होगा किसकी एनर्जी है ये, तो पहले की लिखी जाती है
पहले की एनर्जी क्या लिखते हो, -13.6, दूसरे की लिखी जाती -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगले की लिखी जाती -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है ये n = में 3 की एनर्जी है, तो n = 3 में है, ये यहां से n = 3 में चला गया, ये ऐसा n = 1, n = में 2, n = में 3, n = में 3। अब सुनना ध्यान से, कह रहे हैं कि अब वापस लौट रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ड्रॉप्स बैक द ग्राउंड स्टेट, तो कह रहे हैं कौन कौन सी वेवलेंथ ये एमिट करेगा वो सब बताओ। तो सबसे पहले बताओ, ये 3 में है ना, तो यहां पर 3c2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो ऐसे कर लो ना, यहां से यहां आ जाए, ठीक है, यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा देखो, n इंटू में n-1/2 होगा, तो यहां 3 और 3 - 1 डिवाइडेड बाई में 2, इसका मतलब ये आ गया 3। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी और तीनों की तीनों यहां लिखी गई हैं। तो मान लो इस लैम्डा की कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये लिखी जाएगी 12400। डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन है, डेल्टा ई जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है hc/लैम्डा, hc को लिखते हो 12400 और लैम्डा हो जाता है, यहां पर जो लैम्डा आ जाता है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाता है, ठीक है। हेलो, नमस्ते सर, यहां क्लास बना रहे थे सर। जी जी सर, जी 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 सर। तो यहां से डेल्टा ई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, क्योंकि 3 की एनर्जी तो पता है ना, उनका डिफरेंस तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से यहां का एनर्जी गैप हमें लिखना है, कितना होगा, तो यहां से एनर्जी गैप है 13.6, क्या है 13.6 एनर्जी गैप है, बढ़िया है। और इसमें से माइनस करना है इस वाले को, तो इसका एनर्जी गैप 1.51 है, तो ये 12.90 आया जो कि इन्होंने दिया है। तो यहां पर एनर्जी है 12.09 एंगस्ट्रॉम में है, तो यहां से क्या होगा, ये लैम्डा निकल आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12400 डिवाइडेड बाय में 12.09, ये आएगा 1025 के करीब आएगा। तो हाँ है 1026 है, तो यहां पर 1026 लिख लो एंगस्ट्रॉम में। फिर इस वाले का अगर लैम्डा निकालना तो बोलोगे 12400 और डिवाइडेड बाई में इन दोनों का गैप क्या होगा, तो इनका गैप होगा 3.4 और माइनस करवा दो 1.51 से 1.89 आ जाएगा, तो 1.89 आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12400 और डिवाइडेड बाई में 1.89, ये वैल्यू आएगी 65-60 के करीब, तो 65-63 आ जाएगी, तो लगभग में इसे 65-63 लिख सकते हो। हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं 12400, तो डायरेक्ट ऐसा आएगा। फिर एक और बची रह गई, तो वो बची रह गई तो इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इन दोनों के बीच गैप होता है 10.2, तो यहां आ जाएगा 12400 और डिवाइडेड बाई में 10.2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1215। और ये बात अभी बताई भी हमने लाइमन के लिए कि जो लैम्डा मैक्सिमम होता है वो 12-15 होता है, ठीक। तो इस तरह से लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम निकाले जा सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम की, उनको भी काउंट किया जा सकता है। तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन हो गए। और क्या पूछा जा सकता है वो आओ देखो। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द हाइड्रोजन एटम इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो कुछ सोचो, n = 1 है, ठीक है, n = में 2 है, n = में 3 है, n = में 4 है। तो इन्होंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो समझो यहां से यहां गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां गया सेकंड, यहां से यहां गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब n = 4 में है, और 4 में होगा तो एनर्जी उसकी कितनी होगी, -0.85 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। आगे पढ़ लो। आगे कह रहे हैं इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू द डिफरेंट स्टेट एंड फोटोन इज ईदर एब्जॉर्ब और एमिटेड। कह रहे हैं किसी और में जाता है, अब पता नहीं n = 5 में जाता है या 4, 3 में, 2 में कैसा जाता है। कह रहे हैं फोटोन या तो निकल रहा है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है। डिटरमाइन द क्वांटम नंबर nf, फाइनल किस में जाता है उसके बारे में बताओ, ऑफ द फाइनल स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इफ इट इज एमिटेड विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है। कह रहे हैं एमिटेड विद मतलब बाहर की तरफ एमिट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 4 से नीचे की तरफ जाएगा, और 4 से नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है,
और शॉर्टेस्ट निकालना है। क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है डेल्टा ई जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ गैप क्या होगा इनके बीच का। तो सबसे पहला गैप होगा, यहां पर देखो, यहां से ये 4 से 1 में आ रहा है, तो 4 से 1 में आएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 4c2 होंगी। चाहना तो कैलकुलेट कर लेना। अब ये इसमें 1 में आए, मान लो 4 से 1 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, 2 से 1 में आ जाए, क्योंकि ऊपर से जब नीचे उतरेगा तो अलग अलग वेवलेंथ रखेगा। तो ऐसे बता सकते हो आप 1 2 3 4। यहां से आप बोल सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, फिर यहां से यहां आ जाए, यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए। कितने होंगे? तो 4c2 मतलब 4, और ये हो जाएगा 3 2 2, और ये बन जाएगा 2, तो 6 आएंगे। कौन सा रह गया? डायरेक्ट आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां भी तो आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, एक और रह गई है कोई, एक और कौन सी रह गई? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक यहां से यहां आया, एक ये रह गई, यहां से यहां भी तो आ सकता है। ये हो गई 6 वेवलेंथ। अब इसमें पूछा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ बताओ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ कहां से कहां जाएगी? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, फाइनली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलती है जब डेल्टा मैक्सिमम होता है। डेल्टा मैक्सिमम कब होता है? जहां पर है ग्राउंड में चला जाए। तो ग्राउंड में जाएगा, इसका मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1 में जाएगा तो डेल्टा ई की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, सॉरी डेल्टा ई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। चाहो तो कैलकुलेट कर लो ना, क्या गैप आता है इनका, बता देते हैं। 0.85 माइनस करवा दो इसमें से 13.6, तो ये गैप आएगा 1275 का। मतलब यहां से यहां तक का जो गैप आएगा वो आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फिर मान लो 3 से 2 का गैप है या 4 3 का गैप है, तो 1.51 माइनस 0.85, ये 0.66 का गैप आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में गैप है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तो पहले इनका निकल आया, दूसरे और तीसरे और चौथे के बीच में निकाल लो, तो 1.51 माइनस 0.85, ये इनके बीच का गैप है, ये इनके बीच का गैप है, ये गैप 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और अगर इनके बीच से गैप निकाल ले तो 3.14 माइनस 1.51, ये 1.63 आ जाएगा, ये 1.63 आ जाएगा। और अगर इनके बीच का निकाल ले तो 10.2 होता ही है, तो ये 10.2 होता है। अब समझो इन सब में जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप कौन सा सबसे बड़ा है? 12.75 का गैप बड़ा है ना, इसका मतलब है 4 से वो 1 में आएगा। तो पहला आंसर हमारे पास हो गया, एन फाइनल में आएगा, 4 से 1 में आएगा, और उसकी जो एनर्जी होगी वो 12.75 होगी, वो लिखी गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, एमिटेड विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ मतलब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो। डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब क्या है? देखो ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला ना, इसका मतलब है 4 से वो किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है। तो फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 3, जिसकी एनर्जी 0.666 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, लिखी गई। फिर आगे कह रहे अब्सॉर्ब हो रहा है विद द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ का मतलब यह हुआ कि उसकी एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम का मतलब ठीक ऊपर वाले में जाए। तो ठीक ऊपर वाले में जाने का मतलब फाइनली n5 में जाए, और उसकी एनर्जी का गैप क्या होगा? तो इसके और इसके बीच में एनर्जी का गैप कितना आ जाएगा? तो 0.54 और 85 के बीच का गैप वो देखो लगभग 0.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जो बोलते जाए वो करते जाना है। ठीक है, एनर्जी अगर आपको पता है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एनर्जी अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल भी सकते हैं। फार्मूला पता है, En क्या लिखा जाता है? -13.6, यहां पर लिखा जाता है 1/n², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। ये किसके लिए होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। जेड की वैल्यू 1 रख दी जाती। एक और क्वेश्चन आओ करते हैं, फिर सेकंड अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। द बाउमर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम करेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दैट टर्मिनेट इन द स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर दिस। क्या बोला? बाउमर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम करेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दैट टर्मिनेट द स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट। देखो n इज इक्वल टू में 2 में आ रहा है। ठीक है, तो कहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटोन एमिटेड एंड डिटरमाइन इट्स एनर्जी। ठीक, तो क्या होगा कि इसके ऊपर होगा n इज इक्वल टू में 3। ठीक है, एमिटेड की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर से ही आ रहा होगा, यहां पर है मान लो n इज इक्वल टू में इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा
n इज इक्वल टू 2 में है ही, यहां पर n इज इक्वल टू 1 होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है फोटोन की और उसकी एनर्जी भी बतानी है। तो है किसमें वो पहले से, तो वो n इज इक्वल टू 2 में आना चाहता है, तो यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। ये डेल्टा ई का जो गैप होगा वो मैक्सिमम होगा, तो यहां पर जो लैम्डा मिलेगा वो मिनिमम होगा। यहां पर डेल्टा ई का जो गैप होगा वो मिनिमम होगा, तो यहां पर जो लैम्डा मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसका मतलब है कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में r 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, ऐसे ही तो लिखेंगे, 3 से 2 में आएगा तो ठीक है। और हमने क्या लिखा, हाँ 3 से 2 में आया, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में r हो जाएगा 9 4 5 और ये हो जाएगा 36, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 36 डिवाइडेड बाई में 5 इंटू 1.097 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 7 बन जाएगा। क्या बनेगा ये देखो, 36 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1.097, ये बन जाएगा 65, क्या है 65 63 लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, या इसको हम ऐसे लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, यह है 6.563 इंटू में 10 टू द पावर 7 बन जाएगा माइनस का, और यहां प्लस का 7 होता है, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू इतनी निकल के आएगी मीटर में, ऐसा लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ भी बता दो और एनर्जी भी बताओ इसकी, तो एनर्जी बता दो ना, इसकी कितनी होती है 1.51 और इसकी होती है -3.4, तो इनका गैप कितना आ जाएगा, इनका गैप आएगा 1.89, ठीक है, घटा लो। कहा फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन एमिटेड इन द बाउमर सीरीज, बाउमर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी जब इन्फिनिटी से इसमें आएगा, और इन्फिनिटी से इसमें आएगा तो उसकी एनर्जी क्या लिखी जा सकती है, तो एनर्जी उसकी लिखी जाएगी, बोलो बोलो क्या एनर्जी लिखी जाएगी, n इज इक्वल टू में 2 में आएगा, कहां से आएगा, तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आएगा, तो यहां तो यहां के गैप जो होगा डेल्टा इज इक्वल टू -3.14 होता है, तो ये हो जाएगा +3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट यहां होगा, ये यहां नहीं यहां पर होगा 3.646, डिवाइड कर लो ना, इतनी इंटीजर तक वैल्यू जाएगी, 13.6 डिवाइडेड बाई में किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, 2 तो 4 हो जाएगा, तो 3.4 के